अगर हम एक इंडक्टर के साथ एक चार्ज्ड कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें और ये जो ओपन सर्किट है, इस ओपन सर्किट को अगर हम क्लोज कर दें, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना अलाउ कर दें, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। इस कैपेसिटर से चार्ज गायब होता है, वापस आता है, गायब होता है, वापस आता है। तो इस तरह से इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज ऑसिलेट करता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न ये है कि लेट अस से इस कैपेसिटर में फ़िलहाल तो इस प्लेट में पॉजिटिव और इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, तो ये अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एनर्जी स्टोर्ड रहता है। जैसे ही सर्किट क्लोज्ड हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करने लगता है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से होता ये है, इस इंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब वहाँ पर ये जो एनर्जी इस जगह पे स्टोर्ड था, वही एनर्जी अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अब स्टोर होने लगता है। फिर धीरे धीरे इसका चार्ज जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, मतलब अंदर का एनर्जी कंप्लीटली वैनिश कर जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उस समय यहाँ पूरा का पूरा वो एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। अब चूंकि यहाँ पर जो सोर्स है, करंट को बनाने का सोर्स यहाँ से गायब हो गया है, तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड का वैनिश होने का टेंडेंसी आता है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटने लगता है। लेकिन ऐसा होने से क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। और इस एनर्जी का क्या होगा? वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट बनाएगा इस सर्किट में, उसके कारण अब यहाँ से ये जो चार्ज यहाँ से वैनिश हो गया था, अब यहाँ पर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अब वही जो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी यहाँ स्टोर्ड था, अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगेगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वैनिश कर जाएगा। फिर यही चीज़ कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहेगा। तो इस तरह से चार्ज का ऑसिलेशन होता है। इस तरह के चार्ज के ऑसिलेशन को एलसी ऑसिलेशन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये जो ऑसिलेशन है तो इसमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में इसे पता करेंगे। वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, और हम ये भी देखेंगे कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है इस कैपेसिटर में, क्या जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इंडक्टर के अंदर, तब भी क्या वही एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट होके मैग्नेटिक एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड हो रहा है? क्या दोनों एनर्जी सेम है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि एलसी ऑसिलेशन का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, और साथ ही साथ ये दोनों एनर्जी बराबर है या नहीं। तो फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं, जब ये कैपेसिटर जब शुरू में इसे चार्ज किया गया था तो इसमें जो चार्ज था ये QM चार्ज था, मतलब मैक्सिमम चार्ज। जब इसे जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ करंट का फ्लो होगा तो चार्ज यहाँ से घटेगा। सो मैक्सिमम चार्ज जो यहाँ पर था वो QM चार्ज था। और मान रहे हैं कि इस इंस्टेंट में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट में और इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। और चार्ज का चलिए जो मैग्नीट्यूड है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में +Q और यहाँ पर -Q चार्ज है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में करंट जो फ्लो कर रहा, I करंट फ्लो कर रहा सर्किट से, और उसके कारण यहाँ पर बन रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या होगा, दो टर्मिनल जो है यहाँ पर, दो टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। और यहाँ भी कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। चूँकि यहाँ पर ये कनेक्टिंग वायर है तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का भी वही पोटेंशियल होगा, क्योंकि हम मानते हैं कनेक्टिंग वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। तो हम रेजिस्टेंस को 0 मान के चलते हैं कनेक्टिंग वायर का। उसी लॉजिक से देखा जाए, चूँकि यहाँ पर भी कनेक्टिंग वायर है तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, मतलब दोनों पॉइंट सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है।
तो उस लॉजिक से अगर हम देखें तो हम कहेंगे इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ये सेम और ये सेम पोटेंशियल में है, ये भी सेम पोटेंशियल में है, दो पॉइंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स का और इन दो पॉइंट्स का सेम होगा। इस समय चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है यहाँ पर, लेट अस से वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये Vc है, और यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस VL है। यहाँ पर एरो का डायरेक्शन लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है। चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज में है तो ये पॉइंट जो है इसके साथ सटा हुआ जो पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल में होगा, और इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये लोअर पोटेंशियल में होगा। अब यहाँ पर अगर हम Vc को कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे ये जो Vc है दैट इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि किसी कैपेसिटर में अगर कुछ चार्ज स्टोर्ड रहता है, Q चार्ज अगर स्टोर है किसी भी प्लेट में, जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो। अब अगर आप यहाँ पर VL को देखें तो दैट VL इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इस इंडक्टर का इनटू जो करंट का रेट ऑफ चेंज है di/dt। यहाँ पर करंट जो है ये वेरिएबल नेचर का होगा, तो यहाँ पर करंट जिस रेट से चेंज होगा वो रेट ऑफ चेंज और उसके साथ सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड है। अब यहाँ पर L/di/dt का साइन क्या होगा इस पे बॉदर ना करें, क्योंकि हमने पहले ही जो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन है वो हमने पहले ही पता लगा लिया है दूसरे लॉजिक से। तो यहाँ पर ये जो L/di/dt है ये VL का मैग्नीट्यूड है, तो साइन से कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये जो करंट है, करंट के साथ इस चार्ज का एक रिलेशन होगा। उस रिलेशन को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे करंट, जैसे कि हमें पता है यहाँ से जितना चार्ज ये लूज करेगा वही करंट बनाएगा। सो यहाँ से अगर dt टाइम में dq चार्ज निकल रहा है तो करंट भी dq dt होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव dq dt नहीं होगा, नेगेटिव dq dt होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें q जो है इस प्लेट में, कैपेसिटर के प्लेट में कितना चार्ज है उसे इंडिकेट कर रहा है, और ये कैपेसिटर चार्ज जितना लूज करेगा उतना करंट बनेगा, मतलब इससे चार्ज जितना घटेगा वो करंट बनाएगा। तो यहां पर dq dt का क्या मतलब होता है? dq dt का मतलब होता है कि q टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से बढ़ रहा है, लेकिन करंट के साथ इस q का क्या रिलेशन है? ये q जिस रेट से घटेगा उतना करंट बनेगा, क्योंकि ये चार्ज लूज कर रहा है और वही करंट बना रहा है। इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो ये होगा नेगेटिव dq dt। I करंट इज इक्वल टू कैपेसिटर के प्लेट में चार्ज जिस रेट से घट रहा है, सो घट रहा है इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन। अब यहां आप देखें, अगर हम यहां पर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और इस सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हम क्या पाएंगे? देखिए, तो फिर हम इस पॉइंट से जैसे ही यहाँ तक पहुँचेंगे वैसे ही पोटेंशियल का इंक्रीमेंट होगा Vc, और फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए इस जगह से जब इस जगह पे पहुँचेंगे तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? L/di/dt। इतना पोटेंशियल में ड्रॉप होगा और हम इस जगह पे सेम पॉइंट में पहुंचेंगे, और सेम पॉइंट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, मतलब एक पॉइंट ए से घूमते हुए अगर उसी पॉइंट में वापस आते हैं तो वो सेम पोटेंशियल में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पूरे सर्किट में, एक ही पॉइंट में जब वो वापस आते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। पॉइंट ए के साथ पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही होगा। तो इस लॉजिक से चूंकि हम सेम पोटेंशियल में पहुंच गए, ये ज़ीरो होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि Vc जो है विच इज़ इक्वल टू Q/C, Vc इज़ इक्वल टू Q/C माइनस L/di/dt। सो यहाँ पर माइनस L/di/dt। अब अगर आप देखें, चूँकि I है dq dt, तो इस जगह पे हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं d2q और d
t2। चूंकि ये di dt नेगेटिव dq dt के बराबर है तो वो नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर अपीयर कर जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि q डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू l d2q dt2 और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन क्योंकि हमने इस पार्ट को अपोजिट साइड में भेज दिया। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ q अपीयर कर रहा है जो कि वेरिएबल है और यहाँ पर q का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर कर रहा है और दोनों को बराबर होना है, इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के साथ बराबर होना है। इसका मतलब q एक ऐसा फंक्शन होगा जिसे कि अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करें तो वही फंक्शन वापस आना चाहिए। मतलब q एक साइनयूसॉइडल फंक्शन होगा, साइन का या कोसाइन का फंक्शन होगा। हमें पता है साइन फंक्शन को हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कोसाइन फंक्शन बनता है, फिर से जब हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं मतलब कोसाइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वापस से हमें साइन फंक्शन मिलता है। और कोसाइन के साथ भी वही होता है, कोसाइन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो नेगेटिव साइन बनता है, नेगेटिव साइन को डिफरेंशिएट करें तो नेगेटिव कोसाइन मिलता है। मतलब वो कोसाइन फंक्शन वापस आएगा। अगर हम साइन से शुरू करें तो साइन फंक्शन वापस आएगा, कोसाइन से शुरू करें तो वो कोसाइन वापस आएगा 2 बार डिफरेंशिएट करने से। सो इस लॉजिक से हम ये अज्यूम कर सकते हैं, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि q जो है, q एक साइन फंक्शन है। वैसे ही ये कोसाइन फंक्शन निकल के आएगा, लेकिन साइन और कोसाइन में सिर्फ फेज का डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इसे साइन फंक्शन भी मान सकते हैं। आगे चल के ये अपने आप कुछ वैल्यूज़ निकल के आएगा जिससे हमें समझ में आ जाएगा ये कोसाइन फंक्शन होगा। सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक साइनूसॉइडल फंक्शन है, ये एक साइन का फंक्शन है और दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी। ऑब्वियसली ये टाइम का फंक्शन होगा क्योंकि टाइम के साथ ये क्यू वेरी कर रहा है तो टाइम का फंक्शन है। यहाँ पर ये ओमेगा जो है, जो भी इसका ऑसिलेशन निकल के आएगा उस ऑसिलेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। सो हम इसे अज्यूम कर रहे हैं साइन ऑफ ओमेगा टी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कोसाइन का फंक्शन हो, इसीलिए हम यहाँ पर एक फेज एंगल लगा देते हैं। ये फेज एंगल, इसका वैल्यू अगर 0 निकल के आया जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि ये साइन फंक्शन होगा। लेकिन अगर इस फाई का वैल्यू π/2 निकल के आया तो हम समझ जाएंगे ये कोसाइन फंक्शन है, क्योंकि साइन ऑफ सम एंगल प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ दैट एंगल। और हो सकता है कुछ ऐसा फेज डिफरेंस निकले, 20 डिग्री 30 डिग्री का भी फेज डिफरेंस निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर फाई को इंट्रोड्यूस किया। हमें फ़िलहाल नहीं पता इसका ओरिजिनल सोल्यूशन क्या है, तो हम इस चीज़ को, वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हुए इसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इस फाई का कुछ भी वैल्यू निकल के आ सकता है, हमें फ़िलहाल नहीं पता। और ये जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, चार्ज जो ऑसिलेट करेगा, चार्ज यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, पहले घट रहा है, फिर इस प्लेट में जमा हो रहा पॉजिटिव चार्ज, फिर अपोजिट डायरेक्शन में पहुँचेगा, मतलब चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो इस ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड यहाँ पर लिखेंगे। लेट अस से कि ये जो चार्ज है, चार्ज इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है, ऑब्वियसली ये एम्पलीट्यूड जो है ये मैक्सिमम चार्ज को इंडिकेट करेगा। इस कैपेसिटर में जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड है उसी एम्पलीट्यूड को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फ़िलहाल। सो ये जो इसका एम्पलीट्यूड होगा ऑब्वियसली QM होगा, क्योंकि हमने माना QM चार्ज से हमने शुरुआत किया था। मतलब शुरुआत टाइम जब 0 था उस समय इसमें QM चार्ज था। अब वो चार्ज यहाँ से घटेगा ही तो मैक्सिमम चार्ज QM हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो फेज़ एंगल है, इस फेज़ एंगल को पता करना होगा कि ये फेज़ एंगल कितना है। तो फेज़ एंगल हम कैसे पता कर सकते हैं, एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इस सिनेरियो में क्या सिचुएशन निकल के आता है ये हमें देखना है, हमें पता चल जाएगा ये फेज एंगल कितना होगा। टाइम जब 0 था उस समय चार्ज जो कैपेसिटर में स्टोर्ड था वो चार्ज कितना स्टोर्ड था, QM था। मतलब ये जो चार्ज जिसे इस फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू QM, मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट का वैल्यू 1 होना चाहिए। सो ये हमें इम्प्लाई कर रहा है कि साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ पर चूंकि टाइम ज़ीरो को हम कंसिडर कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर t का वैल्यू ज़ीरो होगा। दैट मीन साइन ऑफ ओमेगा टी तो ज़ीरो हो गया, सो साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू 1। अब साइन ऑफ फाई ये अगर 1 के बराबर होगा तो ऑब्वियसली ये जो फाई है दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ 90 डिग्री या साइन ऑफ पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो पाई बाई 2 निकल के आया यहाँ पर फाई का वैल्यू, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फंक्शन है q इज इक्वल टू क्यू एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब यही चीज तो कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन ऑफ ओमेगा टी है। सो दैट q इज इक्वल टू क्यू एम इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस चीज़ को अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर ले तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर ये जो हॉराइजेंटल एक्सिस होगा, ये हॉराइजेंटल एक्सिस टाइम के लिए है और ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये चार्ज स्टोर्ड के लिए है। कोसाइन फंक्शन है ये, सो कोसाइन फंक्शन है मतलब यहाँ अपने पीक वैल्यू से ये शुरू करेगा और इस तरह से ये घटते हुए ज़ीरो पहुँचेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन में पहुँचेगा और फिर अपना पीक वैल्यू को इस डायरेक्शन में ये अटेन करेगा। अब यहाँ पर आप देखें ये जो है ये तो चार्ज के लिए हमने फंक्शन बना लिया। अभी अगर यहाँ सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के लिए अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं, Q को हम डिफरेंशिएट कर देंगे और हमने देखा था कि करंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी क्यू डी टी, ये हमने पहले ही देख लिया है। तो इसका मतलब इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि करंट कितना होगा। तो इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सो हम पाएंगे कि डी क्यू डी टी इज़ इक्वल टू क्यू एम द कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, इसे डिफरेंशिएट करने से हमें मिलता है साइन ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ ओमेगा टी। सो नेगेटिव साइन ऑफ ओमेगा टी, और चूंकि टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर ये जो है ये हमें इम्प्लाई कर रहा है कि करंट जो है विच इज़ नेगेटिव डी क्यू डी टी दैट इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब ये जो करंट है ये साइन फंक्शन होगा और ऑब्वियसली ये जो टर्म है ये इस साइनसॉइडल फंक्शन का एम्पलीट्यूड होगा। सो मैक्सिमम करंट जो होगा, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा। दैट मीन यहाँ पर इस फंक्शन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये साइन फंक्शन होगा। सो साइन फंक्शन ज़ीरो से शुरू होता है, मैक्सिमम में पहुँचता है जब कोसाइन ज़ीरो होता है, पाई बाई 2 एंगल में कोसाइन जब ज़ीरो होता है उस समय ये मैक्सिमम पहुँचता है। फिर पाई एंगल में मतलब 180 डिग्री एंगल में जब कोसाइन अपने नेगेटिव वैल्यू को, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू को अटेन करता है उस समय साइन फंक्शन ज़ीरो होता है। इस तरह से ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है और इस तरह से ये ऑसिलेट करता है। जब कोसाइन यहाँ मैक्सिमम होता है उस समय वापस से साइन जो है ये ज़ीरो हो जाता है। सो ये जो फंक्शन है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ इसका पीक वैल्यू है करंट का, ये जो है इसका एम्पलीट्यूड है तो ये इसका पीक वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू क्यू एम ओमेगा, और यहाँ पर चार्ज का पीक वैल्यू है क्यू एम। अब देखिए यहाँ पर चूंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वहाँ पर चार्ज का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो इसी के कारण हम यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे और हम पाएंगे कि d2q dt2, मतलब अगली बार जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया और फिर साइन ऑफ ओमेगा टी इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाइड है तो उसी के कारण एक और ओमेगा यहाँ अपीयर करेगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे कि हमने यहाँ पर इससे पहले देखा था जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें हमने देखा था कि Q डिवाइडेड बाई C इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ L d2q dt2। तो अब इन वैल्यूज़ को Q के लिए ये वाला जो वैल्यू है और
d2q dt2, इसके लिए जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें ओमेगा का वैल्यू पता चल जाएगा कि ओमेगा कितना होगा। मतलब इस ऑसिलेशन का जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो फिर उन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हम ये पाएंगे कि q के जगह क्यू एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पर c और यहाँ पर कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ l और q का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखें, इसे हमने यहाँ पर पता किया था तो वहाँ पर दो नेगेटिव साइन अपीयर कर रहा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो l इंटू क्यू एम ओमेगा स्क्वायर कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ से देखें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, क्यू एम और क्यू एम कैंसिल हो गया। अब देखें आप यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एल सी। दैट मीन ये जो ओमेगा है नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। जब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, वहाँ पर हमने देखा था कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आता है LCR सर्किट में वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ LC के। तो यहाँ पर भी जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से करंट और चार्ज और साथ ही साथ दोनों कंपोनेंट कैपेसिटर और इंडक्टर के टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। तो ये तो इस तरह से हमने जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसे पता किया। अब यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे थे जो चार्ज स्टोर्ड रहेगा जिसके कारण कि कैपेसिटर में कुछ एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर्ड रहेगा वहाँ पर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर वही एनर्जी जो इंडक्टर को वो सेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वही इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे स्टोर्ड रहेगा, क्या दोनों एनर्जी सेम होगा या नहीं होगा? क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है या फिर बीच में कहीं एनर्जी का लॉस हो रहा, ये अभी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। अब हम लोग जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, एनर्जी दोनों ही केसेस का एनर्जी हम पता करेंगे। यहाँ पर मैं एक बार इस सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। सबसे पहले देखिए कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड रहता है। तो जैसे कि हमें पता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बराबर होता है हाफ ऑफ कितना चार्ज उस समय कैपेसिटर में स्टोर्ड है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में क्यू चार्ज अगर स्टोर्ड है तो क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एनर्जी कितना स्टोर्ड रहेगा, जब मैक्सिमम चार्ज रहेगा तब मैक्सिमम एनर्जी रहेगा। उस हिसाब से हम कह सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर्ड रहेगा वो होगा हाफ इंटू क्यू एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। तो ये तो कैपेसिटर में जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब यही कन्वर्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में और मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इंडक्टर में स्टोर्ड रहेगा, तब क्या होगा। ये जो केस था ये कैपेसिटर वाला केस था। अब हम देखेंगे कि इंडक्टर में क्या होने वाला है। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एल सेल्फ इंडक्टेंस इंटू जो करंट उस पॉइंट ऑफ टाइम में फ्लो कर रहा उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें कि जो मैक्सिमम एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो इंडक्टर स्टोर करेगा, क्यू बी मैक्स, ये ऑब्वियसली उस समय होगा जिस समय करंट मैक्सिमम होगा। दैट मीन ये हो जाएगा हाफ इंटू एल आई एम जो है आई एम का स्क्वायर। अब अगर हम आई एम का जो वैल्यू हमने पता किया था वो आई एम का वैल्यू हमने पता किया था क्यू एम ओमेगा, अगर इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। दैट इज़ इक्वल टू
हम ये देखने वाले हैं कि वो इसके साथ बराबर होगा कि नहीं। सो ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू आई एम का स्क्वायर, मतलब क्यू एम का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब जो ओमेगा स्क्वायर है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये 1/√LC के बराबर है, और ओमेगा स्क्वायर जो है 1/LC के बराबर है। सो वही वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो हम पाएंगे कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू क्यू एम का स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर के जगह 1/LC। यहाँ से आप देखें ये जो L और L कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हाफ इंटू क्यू एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। अब दोनों को कंपेयर करें, देखें दोनों एग्जैक्टली सेम है, मतलब कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड रहेगा वही एनर्जी, उतना ही एनर्जी जो है यहाँ पर इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के तौर पे यहाँ स्टोर्ड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार चार्ज और करंट के ग्राफ को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ तो देखेंगे हम लोग अलग अलग सिनेरियो में क्या हो रहा है। हमने ये तो देख लिया कि दोनों एनर्जी बराबर है। अब जैसे कि हमने देखा था चार्ज के केस में हमें इस तरह का कोसाइन फंक्शन मिल रहा है, इस तरह का कोसाइन फंक्शन मिल रहा है, और अगर हम करंट के लिए देखें तो करंट के लिए हमें इस तरह से साइन फंक्शन मिल रहा है। यहाँ पर ये मैक्सिमम है जब कोसाइन 0 हो रहा है, और यहाँ पर ये 0 हुआ और वापस से यहाँ पर मैक्सिमम, और वापस से इस जगह पे 0, आगे ये घटते जाएगा, और ये जो करंट के लिए ग्राफ है ये बढ़ते जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब टाइम इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम में कैपेसिटर में सबसे ज़्यादा चार्ज है। एक बार मैं फिर से सर्किट को ड्रॉ कर लूँ, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब टाइम इज इक्वल टू 0 उस समय मैक्सिमम चार्ज QM चार्ज स्टोर्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब इस समय जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस पॉइंट ऑफ टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये मैक्सिमम होगा। मतलब UM जो है कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है ये मैक्सिमम है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू QM स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। और उस समय देखें करंट 0 है, करंट 0 होने का मतलब है कि UB जो है दैट UB इज इक्वल टू 0। अब करंट बढ़ते गया, चार्ज यहाँ से घटते जाएगा, दैट मीन करंट बढ़ते जाएगा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर चार्ज जो है बहुत धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि ये कोसाइन फंक्शन है। इनिशियली ये बहुत धीरे धीरे घट रहा है, बाद में ये रैपिडली घट रहा है चार्ज स्टोर्ड जो है कैपेसिटर में। इसका मतलब यह है कि शुरुआती समय इस दौरान जो है धीरे धीरे चार्ज घटने के कारण जो है करंट छोटा पैदा होगा, इस समय करंट छोटा है। और यहाँ फिर स्लोप को देखें आप, यहाँ पर स्लोप बहुत कम है, और फिर आगे चल के यहाँ स्लोप इसका इंक्रीज़ कर रहा है। इस जगह पे आप स्लोप देखें, इस फंक्शन में स्लोप काफ़ी ज़्यादा है। स्लोप काफ़ी ज़्यादा का मतलब यह है कि चार्ज रैपिडली ड्रॉप कर रहा है। अब वो ड्रॉप करके जा कहाँ रहा है, वही तो करंट बना रहा है, मतलब उस समय करंट जो है मैक्सिमम होगा। इसीलिए करंट का एम्पलीट्यूड हमें इस जगह पर मिलता है, मतलब मैक्सिमम करंट इस जगह पर अपीयर करता है, जिस जगह पर इस कोसाइन फंक्शन का जो स्लोप है ये स्लोप सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ चार्ज जो है लूज़ कर रहा, मतलब करंट सबसे ज़्यादा है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखें, मतलब एक ऑसिलेशन का एक क्वार्टर, 1 क्वार्टर, यहाँ पर एंगल अगर देखें π/2 होगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में 2π एंगल ये सबटेंड करता है। तो फिर क्वार्टर साइकिल में अगर देखें आप, इस जगह पे कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, ये कंप्लीटली चार्ज लेस हो गया है, चार्ज यहाँ से गायब हो गया है। और वो हुआ क्या, इस समय जब यह चार्ज कंप्लीटली गायब हो गया क्वार्टर साइकिल बाद, उस समय यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय करंट सबसे ज़्यादा है। सो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है इस समय, जब इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी गायब हो गया। तो उस हिसाब से अगर देखें इस समय UE जो है दैट UE इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है। लेकिन UB इस समय मैक्सिमम होगा, और UB मैक्सिमम होने का मतलब है कि ये होगा हाफ LI मैक्स स्क्वायर।
और जो कि हमें पता है ये चीज़ जो है ये इसी के बराबर है, थोड़ी देर पहले हमने इसे प्रूव करके देख लिया है। तो उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं, आप ये पाएंगे इस जगह पे फिर वापस से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। ऑब्वियसली प्लेट का पोलैरिटी जो है, चार्ज का पोलैरिटी मतलब जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव है, जहाँ नेगेटिव चार्ज था वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उससे एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जाकर आप पाएंगे फिर से यू ई जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा और यू बी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर स्टोर्ड चार्ज जो है वापस से ये मैक्सिमम हो गया, अपने एम्पलीट्यूड को पहुँच गया, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को पहुँच गया अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर फिर इस जगह पे आके आप ये पाएंगे कि यहाँ पर देखिए चार्ज स्टोर्ड ज़ीरो हो गया, मतलब यू ई जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम में यू ई ज़ीरो हो जाएगा और यू बी वापस से मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट जो देखिए करंट अभी मैक्सिमम है, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है। तो इसी तरह से यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड जो है वो भी ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, फिर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इस तरह से ये ऑसिलेट करते रहता है। सो ये जो LC ऑसिलेशन है ये चलते रहेगा। अब तक जो थ्योरी हमने देखा उसके हिसाब से LC ऑसिलेशन जो है, इसी ऑसिलेशन को LC ऑसिलेशन हम लोग कहते हैं। सो ये जो ऑसिलेशन है ये चलते रहेगा, एक फॉर्म से कीप्स गोइंग, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चलते रहेगा। लेकिन इसमें कुछ कैच है, इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़ीरो है, ये मान के हम चल रहे हैं, जो कि नॉन रियलिस्टिक है। ऐसा होता नहीं है इन रियलिटी, थोड़ा ना थोड़ा इसमें रेजिस्टेंस रह ही जाता है, जिसके कारण जब करंट इससे फ्लो करेगा तो ये एनर्जी डिसिपेट करेगा। पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये है कि जब कैपेसिटर में चार्ज ऑसिलेशन होता है तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटता बढ़ता है, जिसके कारण अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर जाके देखेंगे, इस ऑसिलेशन के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो वेरिंग नेचर का होता है, जो आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलता ही जाएगा। इस थ्योरी के हिसाब से जो अब तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था मानो ये हमेशा ऑसिलेट करता ही रहेगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा, ये एनर्जी लूज़ करेगा। इन दो फॉर्म्स में ये एनर्जी लूज़ करता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। स्टैंडर्ड 12th के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।